Dear students, welcome to the last lecture of our course, which is curve fitting. And in the last lecture, we have covered all the special continuous distribution and its method. And this is our last lecture in which we are talking about the curve fitting and regression analysis. So first of all, we talk about what is curve fitting. Curve fitting is the process of introducing mathematical relationships between dependent and independent variables in the form an equation for a given set of data. ठीक है, हमने मैथमेटिक्स सब स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. ठीक है, तो कर्व फिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिलेशनशिप बताता है किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक जो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ किसी सेट ऑफ डाटा में कौन सी इक्वेशन फिट होगी जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को वो अच्छी तरह से पोर्ट्रेट करेगी, वो हमें बताता है कर्व फिटिंग. Curve fitting is the way we model or represent a data spread by assigning a best fit function, जिसको हम कर्व भी कहते हैं, along the entire range. ठीक है, तो एक हम एक मॉडल बनाकर देगा इक्वेशन या एक मॉडल ऐसा बनाएगा जो बेस्ट फिट जो होगा फंक्शन का, या उसको हम बेस्ट फिट कर्व फिटिंग कहेंगे, along the entire range, यानी डाटा को रिप्रेजेंट करेगी वो इक्वेशन या वो कर्व. आइडियली इट विल कैप्चर द ट्रेंड इन द डाटा किस ट्रेंड का है, अपवर्ड ट्रेंड का है, डाउनवर्ड ट्रेंड का है, पॉजिटिव का है, नेगेटिव है, ये सब चीजें कर्व फिटिंग बताएगी. एंड अलाउ अस टू मेक प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द डाटा सीरीज विल बिहेव इन फ्यूचर. फिर उस ट्रेंड को देखते हुए हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये डाटा सीरीज फ्यूचर में किस तरह बिहेव करेगी. तो कर्व फिटिंग का एक्चुअली जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा. सही है, इसकी ये बताती है ट्रेंड, किसी भी डाटा का ट्रेंड बताने के लिए कर्व फिटिंग यूज होता है और प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर में कि ये डाटा सीरीज फ्यूचर में किस तरह बिहेव करेगी, तो उसके लिए हम कर्व फिटिंग लगाते हैं. ठीक है, एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस. कर्व फिटिंग बताते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस रेफर टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पांस, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे y, एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसे हम कहेंगे x. ठीक है, ये भी कर्व फिटिंग की तरह है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे बात करेंगे. ठीक है, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पांस, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं x, उसको हम स्टडी करने के लिए भी हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं. व्हेन दिस रिलेशनशिप इज रीजनेबली अप्रोक्सीमेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, अगर ये रिलेशनशिप किसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू अप्रोक्सीमेट हुई तो हम इसको कहेंगे लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. सही है, और अगर ये किसी कर्व के थ्रू, और जैसे हम पीछे हमने कर्व की बात की है, कर्व के थ्रू होती है उसको हम कहेंगे कर्विलिनियर रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि लीनियर है या कर्व है. तो ये रिग्रेशन एनालिसिस एक रिलेशनशिप बनाएगी बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अभी कर्व फिटिंग और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है इस पे बात करते हैं. इन शॉर्ट, कर्व फिटिंग द सेट ऑफ टेक्निक्स used to fit a curve to data points, while regression is a method of statistical inference. सही है, कर्व जो होती है वो एक कोई ना कोई कर्व डाटा पॉइंट्स पर फिट किया जाता है जो बेस्ट सुटेबल फिट होगा. सही है, और रिग्रेशन एनालिसिस मेथड के थ्रू हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं किसी मेथड के थ्रू. ठीक है, जैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड और पॉलिनोमियल है, इस तरह के. कर्व फिटिंग encompasses methods used in regressions and regression is not necessarily fitting a curve. सही है, कर्व फिटिंग को हम रिग्रेशन एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, इनकम्पास कर सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन जरूरी नहीं कि कर्व फिटिंग में है. वो लीनियर भी हो सकती है, वो पॉलिनोमियल भी हो सकती है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, बोथ कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल. ये दोनों जो हैं वो यूज किए जाते हैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट. ठीक है, कर्व फिटिंग हम किसी कर्व को फिट करेंगे डाटा पॉइंट्स पे, रिग्रेशन हम डिफरेंट मेथड के थ्रू हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करेंगे किसी भी डाटा पॉइंट्स में या किसी भी डाटा सेट में. ठीक है, ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है उसको हम कहेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, ये रिग्रेशन एनालिसिस में आता है. सही है, कर्व फिटिंग में रिग्रेशन दोनों में आएगा. सही है, दोनों में आपको ये मिलेगा. द लीस्ट स्क्वायर मेथड is a form of mathematical regression analysis used to determine the line of best fit
for a set of data providing a visual demonstration of the relationship between the data point. अगर ये लाइन आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो उसको लीनियर रिग्रेशन कर्व है तो वो कर्व फिटिंग का भी यूज होगा, या फिर इसको कम कहेंगे कन्वीनियर रिग्रेशन. ठीक है, तो ये एक जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये रेगुलेशन एनालिसिस में बहुत यूज होता है. तो ये बेसिक इसका मेथड है. Each point of data represent the relationship between known independent variable and an unknown dependent variable. सही, डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वही रिलेशनशिप को शो करेगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. सही है, तो इस लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम एक लाइन बेस्ट लाइन फिट डिटरमाइन करेंगे जो हम अभी क्वेश्चन पर भी सॉल्व करेंगे, जो शो करेगा रिलेशनशिप बिटवीन डाटा पॉइंट. जहाँ पर डाटा पॉइंट गिवन है उसको पोर्ट्रेट करेगा. सही है, शो करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लीस्ट स्क्वायर मेथड पे आज के लेक्चर में बात करेंगे और उसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. तो चलते हैं हम इसी एग्जांपल की तरफ. ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है. इन दिस मेथड एन अलजेब्राइक इक्वेशन इज फिटेड टू द ऑब्जर्व डाटा. से कोई ना कोई ऑब्जर्व इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन हम क्या करेंगे, फिट करेंगे ऑब्जर्व डाटा में. दिस इक्वेशन में भी लीनियर, कोई भी अभी बताया लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न क्या डाटा का, टाइम सीरीज का क्या डाटा है. सही है. लेट y कैप इज इक्वल टू f(x) बी द फिटेड इक्वेशन. ये अप्रोक्सीमेट कहेंगे या हम फिट करेंगे इक्वेशन को, उसको कैप से शो करेंगे. वेयर y कैप इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y. एस्टिमेट जो हम कर रहे होंगे वो है. सही है. द डिफरेंस y माइनस y का, y जो होगी वो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू होगी जो गिवन होगी, y कैप एस्टिमेटेड वैल्यू होगी. इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे एरर. सही है. लीस्ट स्क्वायर मेथड फाइंड्स द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन सच दैट, फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होगा वो कांस्टेंट को फाइंड करेगा किसी भी इक्वेशन के. इस तरह के द सम ऑफ एरर इज 0. इनका जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 0 चाहिए. और द सम ऑफ स्क्वायर एरर इज मिनिमम, दैट इज अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो मिनिमम यानी कम से कम होना चाहिए वैल्यू. सही है. और अगर इसका हम लेंगे सम ऑफ एरर तो वो 0 होगा, और स्क्वायर लेंगे तो वो कम से कम वैल्यू होनी चाहिए. ये दो इसकी कंडीशन है किसी भी इक्वेशन को, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो सेटिस्फाई करेगा. सही है. अब इसको फिट कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन को, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज फर्स्ट एग्जामिन. आपके पास जो भी डाटा होगा आप इसको पहले प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर पे. ठीक है, और फिर इसको आप एग्जामिन करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है. एंड इफ लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ पॉइंट शोज अ लीनियर ट्रेंड, अ लीनियर इक्वेशन इज फिटेड. अगर वो लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहा है, सही है, तो हम इस पे लीनियर ट्रेंड लगाएंगे. अगर वो कोई ना कोई कर्व है तो उस पे हम कर्विलिनियर लगा देंगे. सही है. अगर वो क्वाड्रेटिक शेप में, यू शेप में है तो क्वाड्रेटिक लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल शेप में तो एक्सपोनेंशियल लग जाएगी इक्वेशन. ठीक है, तो ये उस आपको डाटा के ग्राफ से पता चलेगा. तो सबसे पहला हम आपने एग्जाम में उस डाटा को प्लॉट करना होगा. सही है. ग्राफ पेपर आप लेकर आइएगा एग्जाम में तो आप उसको प्लॉट कर लीजिएगा. लेट द लीनियर इक्वेशन टू बी फिटेड. अब सबसे पहले हम लीनियर लगा रहे हैं. सही है. लीस्ट स्क्वायर में तो लीनियर इक्वेशन लगा रहे हैं, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. सही है. ये लीस्ट स्क्वायर में हम लीनियर फिट कर रहे हैं. सही है, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन की. तो a प्लस बी एक्स वेयर y कैप इज द ट्रेंड वैल्यू ऑफ एनी टाइम डिपेंडेंट पॉइंट्स, या एस्टिमेटेड वैल्यू है. a और b आपके कांस्टेंट इक्वेशन के. It has been proved using differential calculus that a and b can be solved using the two equations called normal equation. सही है. ये a और b कांस्टेंट जो इक्वेशन है वो नॉर्मल इक्वेशन से निकलेंगे जो कि गिवन यहाँ पर है. समीशन y इज इक्वल टू na प्लस b समीशन x, एक इक्वेशन ये नॉर्मल इक्वेशन है, और समीशन x y इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर. ये दो नॉर्मल इक्वेशन जिनकी मदद से हम इस a और b की वैल्यू निकालेंगे. ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सही है, जो डाटा में गिवन होगा. To reduce the computation involved in the solution of these normal equation, time points are coded according to the following scheme and these code are denoted by x. अब इन दो इक्वेशन को कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये समीशन x और इस समीशन x की एक कोडिंग स्कीम बना दी है. सही है, जिसको हम यूज करेंगे फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम पॉइंट. अगर आपके पास जो टाइम पॉइंट्स है वो ऑड नंबर में, तो आप जो कोड यूज करेंगे वो करेंगे -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5. इस तरह आप सॉल्व करेंगे अगर आपके ये ऑड है. सही, अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल में. अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स आपके इवन नंबर्स में, तो कोड्स आप सॉल्व करेंगे -7 -5 -3 -1 +1. ऑड में +3 +5 +7 +9 +11 +13 इस तरह. सही है. इवन है तो इसमें ऑड चलेगा, ऑड है तो उसमें सीक्वेंस में चलेगा. ये सीक्वेंस में -1 -2 -3 -4 -5. सही है. इवन है तो ये ऑड सीरीज में चलेगा. इन बोथ द केसेस सम ऑफ कोड 0. तमाम केसेस, दोनों केसेस में जो सम होगा कोड का वो क्या होगा, 0 हो जाएगा.
सही, आप करके लिख लिएगा। इन तमाम सबको आप जब सम करेंगे वो जीरो हो जाएगा, तमाम सबको आप जब सम करेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो जब इनका सम जीरो होगा, और ये एक्स है, अगर इनका सम जीरो होगा तो इस समीशन एक्स की वैल्यू जीरो है और इस समीशन एक्स की वैल्यू क्या जीरो है। तो अब जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो इस ए की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन वाई डिवाइड बाय, और इस बी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर, जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, बुक में बहुत सी बुकों में डायरेक्ट होता है, ये बताया नहीं जाता, बस ये डायरेक्ट ए और बी के वैल्यू दिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको बताया जाए कि ये कैसे ए और बी आता है। तो ये इन दो कंडीशन स्कीम के थ्रू आपके पास ए और बी जनरेट होंगे। ठीक है, अब ये डाटा for the data given below compute 3-year moving average, plot observe value and moving average on the sample। सही है, ये हमने सिर्फ इस इक्वेशन, इस एग्जांपल का डाटा उठाना है। सही है, ये डाटा लेना है आपने। सही है, ईयर्स है और वैल्यूज हैं, ये मूविंग एवरेज है, ये आपका इसमें नहीं है। सिर्फ हमने क्या चाहिए, डाटा चाहिए, ईयर्स और वैल्यूज, ये इसका डाटा चाहिए एक एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में इसका डाटा चाहिए। ये टाइम सीरीज, टाइम है और स्केल है। सही है, कंपनी का है, क्वार्टरली सेल है कंपनी की, वो रिकॉर्ड हुई है। सही है, तो क्वार्टर यानी चार क्वार्टर में आपको पास इसकी सेल है, फर्स्ट क्वार्टर में इतनी, सेकंड क्वार्टर में इतनी, ईयर्स वाइज गिवन है। तो ये दो डाटा सेट पे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है एग्जाम्पल। फॉर द डाटा ऑफ द एग्जाम्पल 20.10.1 ऊपर जो गिवन है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन फिटेड टू डाटा। आपको बताना है कि लीस्ट स्क्वायर लाइन कौन सी फिट हो रही है डाटा पे। प्लॉट फिटेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सेम ग्राफ पेपर। तो आप फिर आप उसका प्लॉट करें। ठीक है, अब हमने कौन सा डाटा लिया है, 20.10.1 यानी फर्स्ट डाटा जो गिवन था, ये वाला डाटा लिया है, वैल्यूज, और ये वाला 7.5 और 8.5 वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ये उठा के यहाँ पे सारे ईयर्स लिख दिए। सही है, एक्स को अभी आप छोड़ दें ब्लैंक, ये कैसे फिट किया बताता हूँ। एक्स छोड़ दें, वाई आपके पास गिवन था। ठीक है, ऊपर। सही है, एक्स गिवन। अब इस वाई को काउंट करें, वाई कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है आपके पास। सही है, ये टाइम पॉइंट्स कितने, 11 है। 11 का मतलब ये ऑड है। ठीक है, ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पर ये ऑड है, तो ये कहां से सीक्वेंस में स्टार्ट होगा, 0 से प्लस यहाँ से ऑनवर्ड होगा और 0 से नेगेटिव ऑन होगा, ये सीक्वेंस में आ जाएगा। सही है, तो ये 11 है। तो 11 का मतलब ये है कि आपने -5 -4 इस तरह इसको वो करना है कि ये 0 के ऊपर तमाम वैल्यू, अगर ये -5 है तो 0 से नेगेटिव हो जाए। तो ये आपके पास अगर 11 है तो 0 से ऊपर 5 आएंगे और 0 से नीचे 5 आएंगी। सही है, तो 5 5 10 हो जाएंगे और 0 मिला के 11 हो जाएंगे। सही, इस तरह आपने अरेंज करना है। ठीक है, ये 11 है, ये ऑड है। ऑड का मतलब है कि आपने 0 से ऊपर और नीचे इक्वल इंटरवल रखना है। तो -5 -4 -3 -2 -1 0, ये तमाम वैल्यू आपने ऊपर दो कंडीशन जो ली है उसके तहत ये एक्स रखना है। ठीक है, फिर आपने एक कॉलम बनाना, एक्स वाई का दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसका स्क्वायर ले लेना है। सही है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ते ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन से, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। ये टेबल आपने बनाना है। टी टाइम पॉइंट जो आपके गिवन है, ईयर जो भी गिवन होंगे, एक्स उस इक्वेशंस को रखते हुए टाइम पॉइंट्स को काउंट करते हुए, ऑड है तो -5, इवन है तो फिर ऑड सीरीज में रखना। सही है, वो भी हम देखते हैं। वाई गिवन था आपको डाटा में, एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया। इस एक्स कैप की वैल्यू अभी आप छोड़ दें, वो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है, अब बी मैंने बताया था वो कैसे इक्वेशन से निकालोगा। बी के वैल्यू था समीशन एक्स वाई डिवाइड एक्स, ऊपर दो इक्वेशन है उसमें समीशन एक्स 0 रखेंगे तो नॉर्मल इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी, और ए की वैल्यू समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एक्स वाई का कॉलम आपने बनाया हुआ है, इसका सम चाहिए होगा आपको। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का आपने कॉलम बनाया हुआ है, उसका सम चाहिए होगा आपको। सही है, और समीशन एक्स जो आपके पास गिवन था, इन सब का सम की वैल्यू उठा दी। समीशन एक्स वाई की वैल्यू 25 है, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 110 है, रखा बी की वैल्यू होगी 0.23। सही है, समीशन वाई कितना 95.3 ये रख दिया। एन कितना था टोटल, एन आपके पास 11 था। लीस्ट स्क्वायर लाइन के आपके पास स्ट्रेट लाइन आपने बना रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर लीनियर बना रहे हैं, तो ये क्या था a प्लस बी एक्स, लीस्ट स्क्वायर लाइन ये थी। सही है, लीनियर पे a प्लस बी एक्स ये आपने रख दी। a की वैल्यू रख दी 0.866, b की वैल्यू रख दी 0.23, ये x रख दिया आपने। ठीक है, अब ये y कैप की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू बारी बारी अब यहाँ पुट करते रहेंगे, इस x की वैल्यू बारी पुट करते रहेंगे और सॉल्व करके यहाँ रखते रहेंगे। तो y कैप इस इक्वेशन से आए, मैंने यहाँ लिखा अब ये a प्लस बी एक्स है।
सही है। ये x रखा -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 यहाँ रखते रहे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखते रहे, सिंप्लीफाई करते रहे, आपके पास आंसर आता रहेगा। ठीक है, ये आपने करना होगा एग्जाम में। सही है, डाटा गिवन होगा, लीस्ट स्क्वायर, ये लाइन फिट करनी है। अब ग्राफ बना लेते, ये ग्राफ था आपके पास। सही है, ये ऑब्जर्व जो आपके पास गिवन थे वैल्यू, ये ऑब्जर्व। सही है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस पे ज़्यादा सूटेबल लेगी, इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक लगाऊं यू या फिर एक्सपोनेंशियल लगाऊं, तो ये स्ट्रेट लाइन इस पे ज़्यादा फिट होगी। सही है, तो ये आप ग्राफ जब बनाएंगे इसका सबसे पहले डाटा का, तो आपको पता चल जाएगा इसमें लीस्ट स्क्वायर लाइन लगाओ, या मैं मेंशन कर दूंगा कि आपको क्या फिट करना है, लीस्ट स्क्वायर फिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। फॉर द डाटा ऑफ एग्जांपल 20.3.1 फाइंड द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फिटेड, स्ट्रेट लाइन। सही है, फिटेड टू द डाटा, स्ट्रेट लाइन की फिट करनी है और डाटा आपके पास ये वाला है, टाइम स्केल वाला। सही है, चलें जी आ जाए इस पर आ जाए। तो ये आपका डाटा था। ठीक है, ये आपने रख दिया, एक्स आपको अभी नहीं पता होगा, वाई आपने वैल्यू रख दी सबके करस्पॉन्ड, ये और ये आपके पास कॉलम के हुए थे। अब ये हैं कितने टोटल, इनको गिन लो। 1 2 ये कितने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो इवन है ये। सही है, 20 क्या इवन है, तो इसका मतलब ये होगा आपके पास, आप स्टार्ट करेंगे इसको ऑड सीरीज से। सही है, तो ऑड सीरीज अगर ये 20 है तो इसका मतलब 20 इवन, तो उसका अगली वैल्यू एक वैल्यू कम लेने से, तो होगा 19, तो -19 फिर -17 ये ऑड है, -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3। सही, ये सारे ऑड सीरीज इस तरह बनेगी, -1 +1 +3 +5 +7 +9 +11 +13। सही है, इस तरह सीरीज बनेगी, ऊपर दो कंडीशन तो लिखी थी। सही है, इवन आ रही तो आपने इस तरह और सीरीज करनी, फिर बाकी दो कॉलम ऐसी बनेंगे, एक्स वाई का, एक्स का और वाई कैप छोड़ देंगे आप। ठीक है, इनके समीशन निकाल लें। ये बताया मैंने कि ये एक्स स्क्वायर 0 कैसे आया, तो ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में डाल दें, इस वाले और इस फॉर्मूले में डाल दें, इक्वेशन इस तरह बनाएगी। सही है, ए और बी की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू 6.7, बी की वैल्यू 10.2 इक्वेशन में रख देंगे इस, और ये इस इक्वेशन एक्स की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे बारी बारी। सही है, यहाँ पे पहले एक्स -17 रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, -17 रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, तमाम वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने फिट की है, इस डाटा की इक्वेशन बेस्ट फिटेड ही है। ठीक है, इसका ग्राफ आप चाहें तो घर पे बना लें और बना के मुझे दिखाएं कि क्या आ रही है वैल्यूज। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो डार्क लाइन है, ये डाटा जो आपके पास गिवन है वो है, और ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन्स है, ये हैं, ये डॉटेड लाइन्स है और ये डार्क लाइन्स है, इन दोनों को आप प्लॉट कर लें तो ये आपके पास ग्राफ आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम में आपने इस तरह लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन पे फिट करनी होगी। अब क्या करना होगा, काम यही होगा, बस क्या चेंज होंगी वैल्यू, ये इसका स्ट्रेट लाइन है तो ये क्वाड्रेटिक है तो इक्वेशन बता दूंगा आपको, एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन बता दूंगा, तरीकेकार यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक के भी हैं और एक्सपोनेंशियल की भी है। तो कर्व फिटिंग रेग्रेशन एनालिसिस हमारा लास्ट टॉपिक ये रह गया था। तो इसमें आपने ये करना है कि जो आपके पास डाटा होगा उसको आपने ये रेगुलेशन एनालिसिस के थ्रू, लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आपने ये फिट करना होगा, और उस डाटा के जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज वो आपने बतानी होंगी। सही है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू आपने बतानी होगी, ये ऑब्जर्व वैल्यू, ये इसके एस्टिमेटेड, देखो करीब करीब वैल्यूज है, करीब करीब वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस तरह हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी डाटा की, जैसे हम टेम्परेचर का डाटा प्रिडिक्ट करते हैं या रेनफॉल या बारिशों का जो प्रिडिक्शन थी वो इस तरह होती है, पिछले डाटा को या ऑब्जर्व डाटा को देखते हुए। तो होपफुली ये जो आपका हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लिएगा, अब व्हाट्सएप ग्रुप पे कोशिश करूँगा। तो हमारा ये जो कोर्स है वो हम यहीं तक रखते हैं, टाइम कर्व फिटिंग तक। इससे पहले हम जितना काम किया है, फर्स्ट लेक्चर, क्लास लेक्चर से लेके वीडियो लेक्चर तमाम और ये लेक्चर लेके ये एग्जाम में आएगा। बाकी चीज़ें जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। तो अब तब तक हम इसके लिए यहाँ तक रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।